हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के आने वाले पेपर के विषय में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले पेपर को और कैसे और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि विज्ञान और गणित की पढ़ाई जो है एक दिन और 2 दिन के अंदर नहीं की जा सकती। विज्ञान और गणित की पढ़ाई की तैयारी जो है शुरू से किया जाता है। इस बचे हुए समय में अपने पढ़े हुए विषय को किस प्रकार से इस व्यवस्थित करें कि हमको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। अब पूरे साल में जो नोट्स आपको बनवाए गए हैं, समय समय पे चीज़ों को बताया गया है, लिखवाया गया है, वहाँ से आप किन चीज़ों पे आप अधिक फोकस करें कि आपको आने वाली परीक्षा में जो है अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो, उसके लिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस पूरे विषय में आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं, और इतने ही आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर और भी कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की मेहनत करने की एक कैपेसिटी होती है, आप उस कैपेसिटी से बाहर जाके मेहनत नहीं कर सकते। तो हम लोगों के पास अब एक निश्चित समय है, उसी निश्चित समय में किस प्रकार से अपने विषय को अरेंज करें, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें कि हमको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो, किन किन टॉपिक्स पे अधिक फोकस करना आवश्यक है, और किन किन टॉपिक्स पे हम थोड़ा भी समय दे दें तो उस टॉपिक का काम हो सकता है। इसके विषय पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है, यही सिलेबस लगभग पूरे ऑल इंडिया के हर बोर्ड का, लगभग राजस्थान बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड या जिस बोर्ड में अभी भी परीक्षा बाकी है, उन सभी बोर्ड में इस पेपर को, विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान का ये पेपर है, इस पेपर में इसी तरह का सिलेबस है। एनसीईआरटी सिलेबस पूरे देश में लागू है, तो एक ही विषय सब जगह पे है। यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इस साल बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं, जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग यह देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बचे हुए समय, परीक्षा आपका जिस तारीख को होगा उससे लेकर इस समय तक का समय एकदम निश्चित है, उसमें सोना है और बाकी सब काम भी है। तो कुल मिला जुला के समय का एक निश्चित सीमा ही आपके पास है। उसी सीमा के भीतर हम किस प्रकार से अपने विषय को अरेंज करें, कितना समय किस टॉपिक पे दें कि हमारा पेपर बेहतर हो, इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरे पेपर को तो सामान्यतया 5 भागों में बांट के दिया जाता है। पहला भाग तो अखंड करके होता है, ए सेक्शन ए, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न तो आप जो ब्राइट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी बड़े प्रश्नों में से, उसी बड़े थियरीज में से छोटे छोटे विकल्प के रूप में प्रश्न छांट के अलग करके रख दिए जाते हैं। वही प्रश्न जो है सेपरेट किए जाते हैं, वही प्रश्न जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में डाले जाते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न आप कहीं से अलग से एक्स्ट्रा तैयारी उसकी नहीं करते हैं। आप जो बड़े प्रश्न पढ़ते हैं, उस बड़े प्रश्न में ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न सम्मिलित हैं, और बड़े प्रश्न में से ही बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछ दिया जाता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार जो खंड सेक्शन बी होता है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसके उत्तर जो है 1 या 2 शब्दों में दिए जाते हैं या 1 लाइन में दिए जाते हैं, ऐसे भी प्रश्न के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप इस प्रश्न को पढ़ लो, इस परिभाषा को पढ़ लो, ये डिफिनीशन याद कर लो, तुमको ये प्रश्न निश्चित पेपर में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप गणित विज्ञान की पढ़ाई को पूरा ब्राइट नहीं रखोगे, पूरा उसके अध्याय वाइज, उसको पूरा चैप्टर वाइज उसका पूरा डीप नॉलेज नहीं रखोगे, पूरा डीप उसका अध्ययन नहीं करोगे, लर्निंग नहीं रखोगे, तो फिर वो उस विषय, उस टॉपिक से उत्तर देना जो है संभव नहीं है। क्योंकि विज्ञान के प्रश्न जो है कभी भी सीधे नहीं पूछे जाते। हाँ, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बड़े प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको पेपर में कुल 4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो बड़े प्रश्नों में से होंगे, और 8 आएंगे, 8 में से आपको 4 करने होंगे। तो उसमें जो लास्ट के 4 क्वेश्चन होते हैं, 8-8 नंबर के 4 क्वेश्चन, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन अगर याद तैयार रहता है, उस क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, वो क्वेश्चन अगर हमारा तैयार रहता है, तो उसी में हम लोगों के छोटे बहुविकल्पी प्रश्न भी हो जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो जाते हैं। उसी के आधार पे हमारे उससे जो बड़े प्रश्न होते हैं, मिडिल या बोधात्मक ज्ञानात्मक प्रश्न जिसको कहा जाता है, वो प्रश्न हो जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उसी थियरी के आधार पे सॉल्व होते हैं। तो पूरे पेपर में आप केवल परिभाषा, पूरी किताब से केवल परिभाषा याद करते हो, तो पूरा परिभाषा अगर ठीक से याद है और परिभाषा की समझ है, परिभाषा फिजिक्स में केवल याद कर लेने से परिभाषा का काम नहीं होता है, परिभाषा का समझ भी होना चाहिए। कई जगह परिभाषाएं ऐसी हैं, रट्टा मार के तो कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आता है। मतलब जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक उसी परिभाषा के ऊपर कोई न्यूमेरिकल प्रश्न दे दिया जाएगा, तो फिर वो न्यूमेरिकल प्रश्न का हल होना संभव नहीं है, यदि आपको अपने याद की हुई परिभाषा का मतलब, अर्थ और प्रोसेस नहीं पता है। तो
तो ध्यान रखिए, विज्ञान में पढ़िए, ठीक है, अधिक पढ़िए यह भी ठीक है, लेकिन जो पढ़िए उसके विषय में स्पष्ट जानकारी रखिए, उसका मतलब मीनिंग, अर्थ पूरा विधिवत उसका स्पष्ट ध्यान रखिए, तभी जाके आपको अपने पेपर में वो सफलता मिलेगी जिसका आप अपेक्षा कर रहे हैं, या जो अपेक्षित सफलता जिसको कहा जाता है, या आने वाले किसी भी कंपटीशन में आप इसका उपयोग तभी कर पाओगे जब आपको उसका डिटेल नॉलेज हो, पूरी गहरी जानकारी हो, अच्छे से उस विषय के, उस टॉपिक के विषय में अच्छे से जानकारी हो। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को इस कम समय में अधिक नंबर मिल जाए, और अधिक नंबर पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पूरा फिजिक्स का पेपर जो है 2 भाग में बटा हुआ है, प्रथम और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में 5 यूनिट करके दिया हुआ है, प्रथम भाग में 5 यूनिट करके दिया हुआ है, और इस प्रथम भाग से 35 नंबर का प्रश्न आएगा, और 35 नंबर का प्रश्न जो आपका सेकेंड पार्ट से आएगा जिसमें लाइट और इलेक्ट्रॉनिक है। तो 35 नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपके 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट। प्रथम भाग जो है ये 5 यूनिट का है। पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, स्थिर वैद्युत की। दूसरा यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा से संबंधित है। तीसरा यूनिट जो है मैग्नेटिज्म, मतलब आवेश या धारा के चलने के कारण जो उत्पन्न आवेश, जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उस पर अध्ययन के ऊपर आधारित है। चौथा यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और AC प्रत्यावर्ती धारा पर आधारित है। और 5वां यूनिट जो है बहुत छोटा यूनिट है, जो एक निश्चित प्रश्न आपको देगा, 2 नंबर 1 नंबर, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर बहुत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक के प्रश्न जो है आपको इस एक पार्ट में, एक यूनिट का ही एक पार्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग का पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट। और उसमें सोने पे सुहागा ये है कि इस साल डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस में नहीं है। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा जो है इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो विस्थापन धारा को अगर निकाल देंगे तो ये पार्ट जो है और भी छोटा हो जाता है। तो ये इस साल सिलेबस में नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित। तो ये सबसे इसमें इस पूरे यूनिट्स में से 5वां यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें आप 3 4 5 परिभाषा याद करेंगे, थोड़ी सी बात समझेंगे, तो आपको इसमें से आने वाले प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से दे सकते हैं। अभी हम इसको यूनिट वाइज बात करेंगे, यूनिट वाइज के बजाय यूनिट वाइज के बाद पार्ट वाइज के बाद इसमें कुछ आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं, जो संभव हैं, आ सकते हैं। वैसे तो हम लोगों के अपने गेस्ट पेपर में लगभग 40 से 45 प्रश्न, 50 प्रश्न औसतन आते रहते हैं, लेकिन हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केवल प्रश्न पत्र पढ़कर परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि प्रश्न पत्र जो भी बनते हैं वो एक संभावित होते हैं, जो भी गेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो संभावित होते हैं। हाँ, पेपर मिल जाने के बाद कौन सा प्रश्न आया, कौन सा नहीं आया, किसका मिल गया, किसका नहीं मिला, ये अलग बात है। अगर हमको प्रश्न पता हो तो मैं तो सीधे प्रश्न, अगर हमको पता हो तो गारंटी के साथ मैं बोल दूंगा कि यह प्रश्न निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षा में आ रहा है। तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, तब तो पेपर आउट हो गया। पेपर आउट होने की यहाँ कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक अनुमान और ईमानदारी से अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं, और इसी मेहनत के बलबूते हम लोग आगे बात करेंगे। और आपको अभी ये इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अपने हम भौतिक विज्ञान के पेपर को किस प्रकार से पढ़ें कि हमारा विषय जो है और बेहतर ढंग से तैयार हो, और कम समय में अधिक नंबर किस प्रकार से पा सकते हैं, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में आपको कुल मिला के 4 पाठ मिलेंगे। 4 पाठ कह सकते हैं आप इसी यूनिट में, इस इकाई में। पहला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सर्वविदित है, और कूलाम का नियम सबको अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कोचिंग में, अपने अपने जगह से, अपने अपने हिसाब से आप लोग पढ़े होंगे। कूलाम के नियम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, कूलाम का नियम भी महत्वपूर्ण है, और कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्नावली के आंकिक प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जैसे कूलाम का नियम जो भी है, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के आधार पर प्रश्न कैसे आते हैं, तो प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, प्रश्न कैसे आ सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें 1, 2, 3 और 4 राशियाँ जो हैं इसमें अननोन क्वांटिटी के रूप में, अज्ञात राशि के रूप में। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें किसी भी 3 राशियों का मान दे के चौथी राशि का मान पूछा जा सकता है। आप दिमाग में बच्चे ये बैठा कर बैठे रहते हैं कि हमको क्या देगा प्रश्न में, कि 2 आवेश देगा, उनके बीच की दूरी देगा तो हम कूलाम बल निकाल देंगे। अरे भैया, ये सीधे सीधे एक फार्मूला, एक सूत्र है। इस सूत्र में कोई भी 4 राशि में से 3 राशि का मान पता हो तो चौथी राशि का मान बड़ी सरलता से निकाला जा सकता है। इसलिए दिमाग को फिर रिफ्रेश करिए, और ये ऐसे इस सूत्र को सोचिए कि इन 4 में से किन्हीं 2-3 राशियों के मान ज्ञात हों तो चौथी राशि का मान हम बड़ी सरलता से
ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल के लिए आप मेंटली रूप में तैयार रहिए कि अगर उन आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया हो, दोनों आवेशों का मान दिया हो, आवेशों के बीच की दूरी पूछे तो भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं हम लोग। या आवेश का मान ही पूछ दे, कह दे कि दो बराबर और विपरीत आवेश इतनी दूरी पर स्थित है, उनके बीच इतना बल लग रहा है, तो आवेशों का मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोनों आवेश बराबर कर देंगे तो Q1 Q2 बराबर तो Q स्क्वायर हो जाए। मतलब कुछ भी, कोई भी 3 मान दिया हो तो चौथे राशि का मान जो है निकाला जा सकता है। कूलाम नियम का एप्लीकेशन बस यही है। इसको पूछता कैसे है, तो आगे भी जाओगे तो आगे जाने पे ये विभिन्न प्रकार से विभिन्न त्रिभुज के कोनों पे आवेशों को रख दिया जाएगा, त्रिभुज के कोनों पे रख दिया जाएगा, त्रिभुज के कोनों पे रखने के बाद चतुर्भुज या वर्ग के कोनों पे रख दिया जाएगा। फिर प्रश्न पूछ देंगे तो इसके विकर्णों के कटान बिंदु पे रखे किसी आवेश पे कितना बल लगेगा, या इस पर Q1 आवेश पर इस Q2 Q3 आवेश के कारण कितना बल लगेगा। तो बल जब भी आवे तो बल सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बल का जो मान होगा उसको बीजगणित से न जोड़ के पहले आप Q1 Q2 के बीच में बल निकालिए F1, फिर Q1 Q3 के बीच में बल निकालिए, ये F1 और F2 निकाल लीजिए। F1 मतलब ये Q1 Q3 के बीच और Q1 Q2 के बीच F2, और इन दोनों का परिणामी निकाल लीजिए। यहाँ का कोण ज्ञात करते हुए समबाहु त्रिभुज है तो 60 अंश का होगा, तो ये भी 60 अंश का होगा। वैसे यहाँ पर 4 बल लग जाएंगे, 4 बल लगेंगे। बल आकर्षण का लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है इस समय तो आपको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि क्या क्या आप पढ़ें। तो इसमें आपको पता ही है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो ये कूलाम के ऊपर कूलाम का नियम हुआ। कूलाम के नियम के बाद से है विद्युत फ्लक्स। हम इसको एक एक करके हटाते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा दिख रहा है तो दिमाग में टेंशन होता है। इसके बाद से वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है वो तो है फाई E = BA cos थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। लेकिन वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने का जो है कि ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है। इंटर में क्या होता है, इंटर में वैद्युत फ्लक्स के आधार पर गास का प्रमेय आता है, और गास का प्रमेय तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक प्रश्न मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि एकदम निश्चित आएगा परीक्षा में, गास प्रमेय के बाद, गास के नियम या गास प्रमेय के बाद गास प्रमेय का एप्लीकेशन जो होता है इस पे एक प्रश्न जरूर आएगा। गास प्रमेय के एप्लीकेशन पे प्रश्न जरूर आएगा, या तो गास प्रमेय खुद आए या गास प्रमेय के ऊपर एप्लीकेशन मतलब किसी बेलन के आवेशित होने के कारण उसके अक्ष पे या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरह से करके कुछ एप्लीकेशन निकाला भी है। ठोस गोले वगैरह के कारण एप्लीकेशन में निकाला इस साल कोरोना काल में जो 30% का सिलेबस माइनस हुआ उसके लिए। लेकिन यहाँ पे गास प्रमेय और इसके एप्लीकेशन को मिला के एक प्रश्न जो है एकदम डेट से हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि गास प्रमेय और गास प्रमेय के एप्लीकेशन से एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। फिर इसके बाद से एक प्रश्न और मैं कहूँगा, तो पहला निकल गया है गास प्रमेय और गास प्रमेय के एप्लीकेशन से एक प्रश्न एकदम डेट से हो आता है। फिर वैद्युत फ्लक्स के पहले ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत द्विध्रुव एक टॉपिक आता है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित प्रश्न जो है निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दो तरह से प्रश्न को हल किया जाता है, एक अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वैद्युत विभव निकालते हैं, इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और वैद्युत विभव निकालते हैं। तो अभी हम बताएं यहाँ पे एक गास प्रमेय से एक प्रश्न, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में तीव्रता और विभव और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता और विभव, किसी भी बिंदु पे तीव्रता और विभव मिलाकर एक प्रश्न यहाँ से भी जरूर बनता है। मतलब 2 प्रश्न आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो गए। यह प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में अवश्य ही आएंगे, चाहे वह थियरी के रूप में आवें या इनके एप्लीकेशन के रूप में आवें या ये आंकिक प्रश्न के रूप में आवें, किसी न किसी रूप में ये 2 प्रश्न जरूर आपके बोर्ड पेपर के फिजिक्स के पेपर में आएंगे। वैद्युत और वैद्युत विभव में चलें तो वैद्युत विभव में समविभव, पृष्ठ विभव, प्रवणता, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभव प्रवणता नहीं जानेंगे आप तो आगे की बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। विभव प्रवणता, फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में मतलब समविभव पृष्ठ की संकल्पना है। समविभव पृष्ठ की संकल्पना के बाद एक प्रश्न यहाँ से और हम निकाल के ला रहे हैं, वह प्रश्न है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में
आवेशित कण की गति का पथ, ध्यान रखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का पथ जो परवलयाकार होता है वह कैसे होता है, क्यों होता है, उसके परवलय का पथ क्या होता है, उसके परवलय का समीकरण कैसे निकालते हैं, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न में ज़्यादा जोर देते हैं लोग। अब तक तो जो भी प्रश्न यहाँ से उठ के आया है वो आंकिक की तरफ ज़्यादा गया है। तो द्विध्रुव का प्रश्न अगर मिस होता है तो ये प्रश्न टच कर लेंगे, और यह भी संभव है कि द्विध्रुव का प्रश्न भी आवे और इससे संबंधित प्रश्न जो है एक बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाए या लघुत्तरी प्रश्न में आ जाए कि किसी आवेशित कण के गति का पथ है समान वैद्युत क्षेत्र में किस प्रकार का होता है। तो इसका सीधा और सरल उत्तर है कि एक समान रूप से स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके गति का पथ जो है परवलयाकार होता है। याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न बड़े बड़े कंपटीशन जेईई और नीट की परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो यह है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होती है वो किसके तुल्य होती है, तो उसमें आपको करके दिखाया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10 का घात और 19 जूल होता है। इसकी परिभाषा वगैरह ठीक से देख लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पे त्वरित करने पे उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऊर्जा जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितनी जूल में ऊर्जा होगी, तो 10⁻⁻19 जूल के करीब होता है। ये टॉपिक्स पे चर्चा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे संधारित्र का। संधारित्र में ध्यान रखिएगा, संधारित्र में से भी कोरोना काल के चलते कुछ माइनस किया गया है। आवेशों का पुनर्वितरण अभी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपके सिलेबस में इस समय क्या आने वाले प्रश्न में क्या है, तो आने वाले प्रश्न में हम केवल 3 टॉपिक पे बात करेंगे। एक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन ये सामान्य रूप से पढ़ लीजिएगा, समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम। फिर संधारित्रों में संचित ऊर्जा, फिर परावैद्युत पदार्थ, फिर इसमें संधारित्रों में संचित ऊर्जा का मान जो है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान करके टॉपिक है कि संधारित्र के आयतन के बीच के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा। और इसमें जो परावैद्युत पदार्थ का भी टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, इससे भी बात बनता है। और फिर इसमें एक कई साल पूछ भी दिया है, अब तक 2016 से उसको आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, वह है वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर, वान डे ग्राफ जनरेटर, वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र अलग से अगर पूछता है तो आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें ये चला जाता है वान डे ग्राफ जनरेटर में, या वान डे ग्राफ जनरेटर का से संबंधित, थियरी से संबंधित या इसके उपयोग से संबंधित 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न जो है छोटे प्रश्न के रूप में भी डाला जा सकता है। तो आपका संधारित्र जो है पूरा इसी के ऊपर है। आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें से आंकिक प्रश्नों के आने की संभावना सबसे अधिक होती है। संधारित्रों के संयोजन में आंकिक प्रश्न बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। संधारित्रों के संयोजन में आंकिक प्रश्न बहुत जुड़ते हैं, और इसमें जो पॉपुलर क्वेश्चन है जो हर 1-2 साल के अंतराल पे आता रहता है वह है जो व्हीटस्टोन ब्रिज संयोजन है। उसमें ज़्यादा जाके बच्चों को दिक्कत होती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर अगर संधारित्र लगे हुए हैं तो इसमें किस प्रकार से संधारित्रों में आवेश संचित होंगे, और इसको आपको पहले से भी बता कर रखा गया है, या आप अपने कोचिंग या जहाँ से भी हो आप जानते होंगे कि अगर यहाँ C1/C2 बराबर C3/C4 हो तो इस संधारित्र में कोई आवेश संचित नहीं होता है। इसके अलावा श्रेणी क्रम समानांतर संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन या अन्य संयोजनों के ऊपर भी आपको इसमें बातें की गई होंगी, बताई गई होंगी। तो इसमें न्यूमेरिकल के आने का ज़्यादा चांस है संधारित्रों के संयोजन के ऊपर, और आवेशों की मात्राएं किस संधारित्र में कितने आवेश संचित होंगे या कितनी ऊर्जा संचित होगी, इस पर आधारित प्रश्न जो है संधारित्र में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस प्रकार यूनिट 1 की चर्चा हुई। फिर यूनिट 2 में किस प्रकार से क्या होता है, तो यूनिट 2 जो है वैद्युत चालन में। वैद्युत चालन की बात करेंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वो वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उस पर, और फिर अनुगमन वेग के आधार पे अनुगमन वेग VD, अनुगमन वेग के आधार पे किसी परिपथ में पाने वाली धारा NEA VD का निगमन,
फिर इसमें धारा घनत्व और इस तरह की सामान्य सी जो चीज़ें वहाँ से। तो वैद्युत चालन से प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन किरचॉफ नियम और इसके अनुप्रयोग पे प्रश्न एकदम, फिर यहाँ पे एक प्रश्न जो एकदम निश्चित है कि आएगा। अब तक आपको हम 2 प्रश्न बता चुके हैं, अभी हम तीसरा प्रश्न इसमें जोड़ने जा रहे हैं। किरचॉफ के नियम और किरचॉफ के नियम पर आधारित जो इसके अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में क्या है, तो अनुप्रयोग में व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद दूसरा है ये मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज के बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का मीटर ब्रिज हो गया। विद्युत विभव मापी इन तीनों में से, इन चारों में से 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से एक प्रश्न जो है निश्चित बोर्ड परीक्षा में आएगा। वो आपको यहाँ हम जोड़ के दिखा दिए हैं कि 2 प्रश्न जो है पहले दूसरे पार्ट से, ये दूसरे पहले यूनिट से दूसरा बड़ा प्रश्न जो है इस दूसरे यूनिट से आता है। किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न हो सकता है। किरचॉफ के नियम तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम कहीं भी पूछा जा सकता है, इसको बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, या किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, या किरचॉफ नियम के आधार पर आधारित ब्रिज है, मतलब कुछ भी करके इसमें घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और विभवमापी में से एक प्रश्न निश्चित है आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है, आने वाला है। इसकी गारंटी है कि इसमें से एक प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा, मिलेगा। ये हुआ यूनिट 2 का। अब आप चले यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में लंबा वीडियो हो रहा है, यूनिट 3 में चलेंगे लोग। तो यूनिट 3 में गतिमान आवेश मतलब विद्युत धारा। अब आवेश के गतिशीलता के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका प्रभाव, और इसमें जो है आवेश के गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के ऊपर जो ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यहाँ पे ओम के नियम की व्युत्पत्ति का जो टॉपिक आता है वह जो है अब तक कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण चल कुंडल धारामापी पर आधारित प्रश्न। ये एक प्रश्न जो आप यहाँ से कर लीजिए, जो कि ये गतिमान आवेश और धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण यानी कि चल कुंडली धारामापी से एक बड़े प्रश्न में आप डाल दीजिए। ये हो गया। फिर एक जो है प्रश्न आपका यहाँ से अवश्य मिलता है, पृथ्वी के चुंबकीय अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय घटक। आप एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए आपके ध्यान में आ जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव में ये 2-3 परिभाषा है, नमन कोण, दिक्पात कोण और यामोत्तर करके 2-3 टॉपिक करके है बस। और इसमें जो चुंबकीय के जो पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक हैं, इन घटकों के विषय में, और फिर जो पृथ्वी के चुंबकत्व का जो मान होता है वो एच करके नहीं, BH cos थीटा या BE करना है पृथ्वी के चुंबकत्व का, तो BX cos थीटा, B ये H का मान हो जाता है, और B sin थीटा जो है ये इसका जो पृथ्वी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म विल बी फाइंड बाय दिस 2 इक्वेशन। और इस घटकों के आधार पे आंकिक प्रश्न या इसी से संबंधित परिभाषा या इसमें एक सूत्र का निगमन होता है कि BE स्क्वायर इज इक्वल टू BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, ये करके पूछ देते हैं। तो कुल मिला जुला के एक प्रश्न जो है पृथ्वी के चुंबकीय अवयव के ऊपर एक प्रश्न निश्चित ही आपको मिलेगा। यानी कि यूनिट 3 भी आपको बड़े प्रश्न में एक प्रश्न दिलवाएगा और निश्चित वो प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब तक हम लोग 4 बड़े प्रश्न पा चुके हैं, और इन 4 बड़े प्रश्नों को यदि आप तैयार करते हैं तो निश्चित है कि जो इसके पहले के पार्ट हैं जिसमें आंकिक प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है या और छोटे टॉपिक वाले हैं, उसमें से आधा भाग आप अब तक कर चुकेंगे या कर चुके होंगे, क्योंकि वो सब भाग जो है इसी से निकल कर आते हैं। आप छोटे को ये तैयार करके बड़े को नहीं पा सकते, लेकिन आप बड़े प्रश्नों को तैयार करते हैं तो उससे छोटे प्रश्न जो अपने आप आपको मिल जाते हैं। अब इसके बाद से यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको पता है दो इंडक्शन पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के बाद से कुछ इन दोनों को मिला के एक साथ कंबाइन कर देना है।
तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन केवल परिभाषा देख लेंगे, सूत्र तो उसका वैसे ही निकल के आ जाता है एकदम सिंपल रूप में। मात्रक कई बार पूछ देता है कि सेल्फ स्वप्रेरणा का मात्रक क्या होता है, या वो स्वप्रेरणा हो गया, फिर अन्योन्य प्रेरणा का मात्रक क्या होता है। मात्रक तो दोनों में हेनरी होता है। तो आप बड़े प्रश्न करते जाओ, छोटे प्रश्न उसके अंदर अपने आप आते जाएंगे। ये कभी पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में कि आप छोटे प्रश्न करो बड़े हल हो जाएंगे ना, बड़े प्रश्न करो छोटे अपने आप हल हो जाएंगे। छोटे प्रश्न बड़े प्रश्नों में से ही उसके स्टेप्स, उससे बीच में से कुछ बिंदु ऐसे करके निकाले जाते हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं कि पहले लाइन से लिया जाएगा कि 5वें लाइन से लिया जाए। बाकी विषयों में इस तरह की कोई संभावना बन सकती है, बनती है, बट फिजिक्स में ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए फिजिक्स को अभी भी जो भी टॉपिक पढ़ो, एक पार्ट पढ़ो, डिटेल पढ़ो, 5% 10% प्रश्न निश्चित मिलेगा। लेकिन आप ये सोचो कि हम पूरे किताब के छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न याद कर लेते हैं और इससे हमारा काम चल जाएगा, तो गारंटी है नहीं होगा। क्योंकि कोई ऐसा किताब नहीं जिसमें ये सारा प्रश्न दे दे और उसको आप याद करके जाओ और लिख दो, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए फिजिक्स को अब से भी समझने की कोशिश करिए। और परीक्षा के पहले आप 4 पार्ट भी तैयार कर लेते हो, तो 4 यूनिट भी तैयार करते हो, 4 यूनिट से 40% 50% क्वेश्चन अपने आप आपके सॉल्व होंगे। तो हाँ, यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण में वही 2 प्रेरण है, और प्रेरण के बाद से जो है फैराडे के नियम उसी में आ जाएगा। फैराडे के नियम पर आधारित प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन जैसे हम अभी 4 प्रश्न इधर लिखे थे, उस तरह का फैराडे वाला नहीं है। आ भी सकता है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चूँकि हाई स्कूल में भी है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं लोग। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा से प्रश्न निश्चित आएगा, एसी सर्किट से प्रश्न निश्चित आएगा। और एसी सर्किट में आपको पढ़ाते समय 7 प्रकार के परिपथ बताए गए थे LCR को लेकर। LCR, L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट, LC, CR और LR और LCR, 6-7 प्रकार के सर्किट बताए गए थे। 7 में से एक निश्चित आपकी परीक्षा में आएगा। LCR परिपथों में से एक जो निश्चित परीक्षा में आएगा। लेकिन LCR परिपथ समझने के लिए इसके पहले की जो चीज़ें हैं कि AC क्यों होता है, इसमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, धारा का औसत मान कितना होता है, आधे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, किस परिपथ में धारा और विभव में क्या संबंध होता है, किस परिपथ में धारा विभव से अग्रगामी होती है, किस परिपथ में धारा विभव से पश्चगामी होती है, इन सब चीज़ों को आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। वो सब स्पष्ट आपको L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ में हो जाएगा। 3 ही पढ़ना होता है, 4 जो उसी के आधार पर तैयार हो जाता है। इस पर परिभाषा आता है, इस पर वो रिजोनेंस अनुनादी परिपथ, LCR की भी अनुनाद की स्थिति होती है जब XL बराबर XC हो, या LC परिपथ में भी अनुनाद की स्थिति। अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है, देखिए बहुत छोटा प्रश्न, और वो आप सोचो कि ऐसे याद करके जाके लिख दे, संभव नहीं है। लेकिन आप LCR परिपथ समझे हो तो नहीं भी याद है तो आप सूत्र को तुरंत निकाल सकते हो। 1/2 पाई अनुनादी परिपथ, 1/2 पाई 1/√LC अनुनादी परिपथ की आवृत्ति निकल जाती है। तो अनुनादी परिपथ क्या होते हैं, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, परिपथ कब अनुनादी हो जाते हैं, इस तरह के प्रश्न जो आपको LCR परिपथ में मिलेंगे। और वाटहीन धारा इस साल के सिलेबस में नहीं है, वाटहीन धारा इस साल के सिलेबस में नहीं है। चोक कुंडली नहीं है, वाटहीन धारा और चोक कुंडली जो सिलेबस में नहीं है, बाकी सब आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। और पृथ्वी के चुंबकत्व में भी चुंबकीय पदार्थ के ऊपर कुछ प्रश्नावली थे और कुछ चीज़ें थे। वहाँ से एक प्रश्न पहले आता था कि पदार्थों में चुंबकीय गुण क्यों उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, कितना उत्पन्न होते हैं, कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, कौन लौह चुंबकीय होते हैं, कौन प्रतिचुंबकीय। तो पदार्थों के लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय की व्याख्या उनके इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर इस साल बोर्ड पेपर में सिलेबस में नहीं है। इसके पहले यह प्रश्न के रूप में बोर्ड पेपर में आता था। ये हमारा 6वां प्रश्न रहता है यदि इस साल के सिलेबस में रहता कि पदार्थों के अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय गुणों की व्याख्या उनके परमाणु मॉडल के आधार पे। यह इस साल के पेपर में नहीं है। यह हर साल अब तक जो भी परीक्षा हुई है उसमें किसी न किसी रूप में इसको पूछता रहा है। ये एकदम फुल क्वेश्चन में आता रहा है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में से आपको पहले ही बता दिया है कि विस्थापन धारा को निकाल के इसमें जितनी चीज़ें एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंधित मैक्सवेल के समीकरण क्या थे, मैक्सवेल के समीकरण में आपको पता कुछ अलग से याद नहीं करना, उसमें आपको गास के नियम, फैराडे के नियम, गास के चुंबकीय नियम, ये सब नियमों को जोड़ के ही बनाया गया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय समीकरण। मैक्सवेल के
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो समीकरण है उसको बनाया गया है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो सामान्य प्रगुण हैं या सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में या सूर्य का जो प्रकाश आता है उसमें जो किरणें चल के आती हैं उन किरणों की लोअर वेवलेंथ से लेकर हायर वेवलेंथ मतलब माइक्रोवेव से लेकर रेडियो वेव तक 10⁴ मीटर के कोड तक के वेवलेंथ होते हैं। ये हो गया पहले यूनिट की विवेचना, पहले पूरे 35 नंबर की विवेचना हो गई। जितना कठिन पहले पार्ट के 35 नंबर पाने में उससे आसान है आपको दूसरे पार्ट का 35 नंबर पाना। दूसरे पार्ट का 35 नंबर पाना इसलिए आसान है कि दूसरे पार्ट से वो इलेक्ट्रॉनिक्स में से अधिकांश चीज़ों को निकाल दिया है। जैसे प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन सीधे सीधे निकाल दिया। प्रकाश के परावर्तन के बाद यूनिट 6 में जाएंगे तो यूनिट 6 में प्रकाशिकी यूनिट 5 तक हुआ है। यूनिट 6 में है लाइट। तो लाइट में से तो कुछ पहले से ही निकाल दिया है और फिर लाइट कुछ आप पहले से पढ़ के भी आए हैं, इसलिए लाइट वाला पार्ट थोड़ा सा लाइट हो जाता है। लाइट मतलब प्रकाश और लाइट मतलब हल्का। तो आपके जो लाइट वाला प्रकाश है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। किस मत में हल्का हो जाता है तो आप थोड़ा सा पढ़ के आए हैं और थोड़ा सा और इसमें आपको क्या करना है, जान लेना है। तो इसमें आप शुरू करेंगे तो गोलीय पृष्ठ के कारण अपवर्तन से ही शुरू हो रहा है। गोलीय पृष्ठ मतलब ये उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन और अवतल पृष्ठ के कारण अपवर्तन, दोनों का भी जो फार्मूला निकलता है n/v - 1/u = n-1/r। अवतल या उत्तल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का जो ये सूत्र निकलता है मुख्य रूप से यह सूत्र। इसके बाद से लेंस मेकर फार्मूला 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला स्वयं में या ये फार्मूला दो ये होगा, एक उत्तल पृष्ठ एक अवतल पृष्ठ के लिए, और ये जो सूत्र है लेंस मेकर फार्मूला से संबंधित है। और फिर वो न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस x1 x2 = f1 f2। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनका निगमन जो है परीक्षा में आने की पूरी संभावना होती है सेकेंड पार्ट से। अभी आपको पहले पार्ट में यूनिट 5 तक हम केवल 35 नंबर के लिए बताए थे। अब अगले 35 नंबर के लिए आपको लाइट में आना होगा और लाइट में से ये उत्तल पृष्ठ अवतल पृष्ठ के कारण यह सूत्र, फिर लेंस मेकर फार्मूला, फिर यह सूत्र, फिर विस्थापन विधि से जो हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करते हैं उसमें फोकस दूरी का सूत्र f/4d/a² - d² वो वाला फार्मूला। और फिर इसके बाद आपको इसमें दूरदर्शी भी पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ना है। तो दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी तक आप पहुंचोगे तो वहां तक मतलब ये 2 फार्मूला, इसके लिए एक फार्मूला, ये फिर ये एक फार्मूला, और फिर उसके बाद चले जाओ दूरदर्शी तक। तो वहां तक जाके आपको 1-2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न भी मिल सकते हैं। और ये प्रश्न कहाँ आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 नंबर में भी आ सकते हैं, बहुविकल्पीय में भी इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, या बड़े प्रश्नों में भी आ सकते हैं। बड़े प्रश्न में ये सूत्र का निगमन आ सकता है, इसका आ सकता है, या इसका भी निगमन आपका बड़े प्रश्न में मिल सकता है। फिर इसके बाद से प्रकाश में जो 2-3 और घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित मैलस वगैरह का नियम जो है उस पर मैलस का नियम भी शायद इस साल निकला है। मैलस का नियम, ध्रुवण कोण वगैरह की जो परिभाषा है एकदम एक बार पढ़ेंगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा, वह भी आपको पढ़ना चाहिए। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंग, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। फिर स्पेक्ट्रो, एक्स किरण छोटे छोटे पार्ट है। एक्स किरण है, नाभिक की संरचना है, रेडियोधर्मिता में से अधिकांश चीज़ों को निकाल दिया, बहुत कम ही चीज़ों को रखा है। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। नाभिकीय ऊर्जा एक बड़ा पार्ट है और यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद अंत में जाइए, वहाँ से आपको 15 नंबर से लेके 20 नंबर के प्रश्न आपको एक ही जगह मिलेगा। नाभिकीय ऊर्जा का जोड़ लीजिए और अर्धचालक पदार्थ का जोड़ लीजिए। अर्धचालक पदार्थ में आप सीधे अर्धचालक जानिए किसे कहते हैं। अर्धचालक के 2 प्रकार, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। अर्धचालकों को मिला के डायोड बनाया जाता है। डायोड का उपयोग जो है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में निश्चित आएगा। फुल क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है। डायोड का उपयोग किसे, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में या फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में डायोड का उपयोग कैसे करते हैं। फिर ये डायोड के बाद से डायोड तक ही आपको पढ़ना है। तो डायोड का उपयोग है, डायोड का उपयोग में मतलब एलईडी है, सोलर सिस्टम वाला है, फिर प्रकाश डायोड है। फिर एक क्वेश्चन की और हम चर्चा करना चाहेंगे और वो क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रश्न इसमें
वह पाठ होगा आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग से आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे। द्रव्य तरंग में जो सबसे लांग वाला था वो इसमें परीक्षा में निकाल दिया है, इस साल के सिलेबस में नहीं है। विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रेक्षण नहीं पढ़ना है, अप्रयोग नहीं पढ़ना है, प्रेक्षण जानना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम जानना है, तरंग सिद्धांत की विफलता जाननी है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निश्चित बोर्ड की परीक्षा में आता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति, निरोधी विभव, देहली आवृत्ति, फोटान से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन, ये सब चीज़ें जो है मतलब आपका जो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पार्ट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पार्ट से आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में मिलना है। यानी कि यह पाठ अकेले आपको कम से कम 4, 5 या 6 नंबर दिलवा सकता है। इसके बाद भी यदि आपको इस पाठों के अंदर अगर कोई टॉपिक आपको न समझ में आ रहा हो तो उसको पूछिएगा, अभी भी समय है, उसको हम बना के बताने की कोशिश करेंगे, उसको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अब तक जो विवेचना करके बताया गया, इसके आधार पर यदि किस पाठ को पढ़ें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन पढ़ना सबसे ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए प्रश्न कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, आप अपनी तैयारी करिए। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।